हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी आरओ 2023 के लिए जो री एग्ज़ाम आपका दिसंबर मंथ में शेड्यूल है उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ ये होने वाली है टेक्स्ट बुक की। तो आज का जीएस का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज सेट पेपर नंबर 25 है। इससे पहले 24 सेट पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप लोग वो वाली क्लासेस भी देख सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है, और तैयारी में एक माइलस्टोन साबित होता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए आप लोग। और अगर क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिए। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आती है तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई आप लोगों के स्टडी ग्रुप्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसमें ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी को पक्का कर सकें। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास पहले पहुंच जाएगी और आप लोग अपना रिवीजन समय से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग के साथ। तो रीजनिंग का एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और इजी भी है। आई होप ये आप लोगों को आता ही होगा। तो ये सादृश्य पूरा कीजिए। जैसे कि थर्मामीटर से हम तापमान नापते हैं, तो ओडोमीटर से क्या नापते हैं? ओडोमीटर से दूरी नापते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम बाइक चलाते हैं, जो मीटर होता है जहाँ पे आप लोग जहाँ से डिस्टेंस पता चलती है कि अभी कितनी डिस्टेंस आपकी बाइक ट्रैवल कर ली है या गाड़ी ट्रैवल कर ली है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ओडोमीटर से दूरी नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए सादृश्य में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 25 है, और 25 का जो स्क्वायर है आप जब इसका वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा। इसी तरीके से जब 35 का वर्ग करेंगे तो 1225 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 1225 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, आपको सिंबल्स का मतलब दे रखा है। ठीक है, H प्लस आई का अर्थ है कि H आई की बहन है, और H माइनस आई का अर्थ है कि H आई का भाई है, और H गुणे आई का अर्थ है कि H आई की माता है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि J P की पुत्री है? तो देखिए, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन के, उसमें हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं हमें उनको मैन्युअली सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग ब्लड रिलेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, इजी क्वेश्चन है ये, आसानी से हो जाएगा। अगर मैं सारे यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं आंसर बता देती हूँ। अगर नहीं होता है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको इलेबोरेट कर लेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है वो फिर सारे ऑप्शंस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 ये वाला होगा। इसमें जे जो है पी की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ पर आकृतियाँ, ये पैटर्न दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ये आकृतियाँ हैं, और इसमें से हमें ये बताना है कि अगली आकृति जो दिए गए पैटर्न को जारी रखती है। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास आकृतियाँ दे रखी हैं। यहाँ पे प्लस माइनस और ये ट्रायंगल, उसके बाद ये सर्कल आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर इसको देखोगे तो सर्कल और माइनस को देखो, ये 180 डिग्री पर घुमा दिए गए हैं। ठीक है, सेकेंड वाले में। और उसके बाद तीसरी वाली में क्या हुआ है, सर्कल और ट्रायंगल जो है ये 180 डिग्री पे इनका डिफरेंस किया गया है। अब चौथी वाली में देखिए क्या हो रहा है। चौथी वाली में ये जो प्लस माइनस है इसको 180 डिग्री पर फिर से घुमाया गया है। तो इसी तरीके से जब हम ऑप्शन देखेंगे तो नेक्स्ट जो आकृति होगी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है, कि जिसमें प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है और सर्कल आ जाएगा और ट्रायंगल जो है नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देखिए आप लोगों के लिए मैंने बना दिया है। देखिए 180 डिग्री पे सारी ही चीज़ें रोटेट की जा रही हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये जो
आंसर निकल के आएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से इसको यहाँ से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति x में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए, जब ये जो x आकृति है इसके टुकड़ों को जब आप लोग जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आकृति बनकर के तैयार होगी ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बनकर के तैयार होगा कि देखिए ये जो आपको 1/4 कह लें या 1/3 जो सर्कल है दे रखा है वो सबसे लास्ट में नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये चतुर्भुज आ जाएंगे तीनों, और एक ये त्रिभुज, क्या ये भी चतुर्भुज ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये वाली आकृति बन करके तैयार हो जाएगी। इजी क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। यदि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो 29 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 29 जनवरी 2020 का हमें दिन निकालना है। हमें ये पता है कि 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था। अब क्या करना है, जो 2020 है ये एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष या लीप ईयर हम कैसे निकालते हैं, जो भी लास्ट डिजिट होती है उसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया। अब 15 जनवरी को मंगलवार था, उसमें साधारण वर्ष होता है तो 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 15 जनवरी 2020 को मंगलवार मिलेगा। उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए। अब 1 मिनट, इसको क्वेश्चन को फिर से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन पर आते हैं। 29 जनवरी को, तो 15 जनवरी 2019 को हमें क्या मिलेगा, मंगलवार मिलेगा। ठीक है, और 2020 जो है ये तो लीप ईयर हो जाएगा आपका, क्योंकि जब आप 2020 से 20 को डिवाइड करोगे 4 से, तो यहाँ पे आपको जो भागफल है वो 4 मिलेगा, शेषफल कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। ठीक है, तो अब 15 जनवरी को मंगलवार है, उसके आगे 15 जनवरी में से क्या कर देना है आपको, आगे के दिन कैलकुलेट कर लो। तो 29 में से 15 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 14, और इसको 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा आपको भागफल, और विषम दिनों की संख्या मतलब शेषफल 0 मिलेगा। ठीक, तो शेषफल जब 0 मिलेगा तो हमने ऊपर देखा था कि जो भी दिन है उसमें +1 कर देते हैं। तो जब बुधवार हो रहा था हमारा 15 जनवरी 2020 को, तो इसलिए 29 जनवरी 2020 को भी बुधवार होगा। और अगर आपको ऐसे कुछ डाउट होता है तो 15 जनवरी तक का तो कंसेप्ट क्लियर ही है, उसके आगे क्या करेंगे 14 दिन हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो सीधा सीधा हमें समझ आ जाएगा कि बुधवार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो बुधवार है ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये आकृति आपके पास दी गई है और इसमें कितने अर्धवृत्त हैं ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए 4 अर्धवृत्त तो आपको ऐसे ही दिख रहे हैं। ठीक, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और आंसर इसका कितना होगा, आंसर देख लीजिए, तो 8 अर्धवृत्त होंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर ये एक रिलेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, U का अर्थ भाग होता है, D का अर्थ गुणा होता है, B का अर्थ प्लस है, जबकि T का अर्थ माइनस है। तो ये जो समीकरण दे रखी है इसमें हम क्या करेंगे, सबके जो भी सिंबल्स हैं मतलब जो लेटर्स हैं उसकी डिकोडिंग करेंगे। तो ये जब हम डिकोड करेंगे तो हमारे पास -28 आंसर आएगा। और डिकोडिंग के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी देखिए कर रखा है, तो बॉड मास का नियम भी लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन करा है 13 - 26 भाग 13 24 और प्लस, यहाँ पे बॉड मास लगाएंगे तब हमारे पास कैलकुलेशन करके -28 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके फिजिक्स के शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित ऊष्मा अंतरणों में से कौन सा संवहन का एक उदाहरण है। अब यहाँ पे समझिए आप लोग कि ऊष्मा संचालन के जो ऊष्मा का संचालन होता है, मतलब ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होने की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण।
ठीक है। तो माइक्रोवेव में भोजन जो गर्म होता है ये संवहन का उदाहरण नहीं होता है। गैस स्टोव पर जब भी कोई बर्तन रखा होता है और उसमें हम पानी गर्म करते हैं तो ये संवहन का उदाहरण होता है। संवहन क्या होता है, जो नीचे वाले अणु होते हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठते जाते हैं और ठंडे वाले नीचे आते जाते हैं, और जो गर्म अणु हैं वो अपनी ऊष्मा जो है ऊपर की तरफ ये हल्के होते जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और धूप में गर्मी महसूस होना ये विकिरण का एक उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जो सूर्य की किरणें हैं ये विकिरण के माध्यम से हमारे पास पहुंचती हैं। विकिरण में ऊष्मा को प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और जब किसी भी छड़ की, पीतल की छड़ को या लोहे की छड़ को या धातु की किसी भी छड़ को आप गर्म करते हैं और आप लोग देखोगे कि जब उसका एक सिरा गर्म किया जाता है, यदि उस एक सिरे को काफ़ी देर तक आप गर्म करते रहो तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये चालन कहलाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। पार्श्व आवर्धन को परिभाषित किया गया है। तो पार्श्व आवर्धन में क्या होता है, जो लेंस होता है या ऑप्टिकल सिस्टम होता है इसमें छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। SI पद्धति में 10 की घात -18, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, मिस प्रिंट है यहाँ पे, मिस टाइप्ड है। 10 की घात -18 का उपसर्ग क्या है, मतलब इसको किस नाम से व्यक्त करेंगे, तो इसको अट्टो कहा जाता है, ठीक है। अट्टो ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उड़ान भरने वाले यान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी टाइप किया है, स्पेशली अगर आप यहाँ पे जो इसका हिंदी वर्जन है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब आप देखो इंग्लिश का वर्जन देखो। अल्टीमीटर इज एन इक्विपमेंट यूज्ड इन एन एयरक्राफ्ट टू मेजर इट्स, ठीक है। यहाँ पे उड़ान भरने वाले यान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा। तो अल्टीमीटर जो होता है ये ऊंचाई नापने के लिए होता है। जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो जब उड़ान भरते हैं उसमें अल्टीमीटर लगा होता है। वो अल्टीमीटर इंडिकेट करता है कि जो वायुयान है, यान है, एयरक्राफ्ट है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऊंचाई। अगले क्वेश्चन पर आइए। जे में मतलब जूल में कार्य की ऊर्जा की एक इकाई निम्नलिखित में से किस विकल्प के समतुल्य है, ठीक है। तो जूल जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसे ईवी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो देखिए मायोपिया क्या होता है, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और मायोपिया से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसको क्या होता है कि जो निकट की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और मायोपिया को दूर करने के लिए या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे पहने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन है ये ऑप्शन नंबर 3 मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में ये देख लीजिए आप लोग, मैंने जो इसके फैक्ट हैं ये यहाँ पे दे रखे हैं। ये एक आवर्धक त्रुटि होती है, इसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। और होता क्या है, जो नेत्र गोलक होता है वो लंबा हो जाता है, अत्यधिक लंबा हो जाता है। उसकी वक्रता त्रिज्या कार्निया जो होता है, कार्निया की अत्यधिक वक्रता त्रिज्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या कार्निया की बढ़ जाती है, जिससे जो दूर की वस्तुएं हैं वो इसलिए साफ नहीं दिखाई देती हैं। और जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है वो अवतल लेंस का चश्मा पहनता है। और अवतल लेंस क्या करता है कि जो किरणें होती हैं, अवतल लेंस कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर पीछे बन रहा होता है कुछ इस तरीके से, ये किरणों को आवर्धित कर देता है, फैला देता है। तो क्या होता है, जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देने लगती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका निकट दृष्टि दोष।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है? तो जो कर्णपट है ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 कर्णपट ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय की मूल इकाई मतलब समय की जो बेसिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई ये क्या है? सेकेंड्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विद्युत ऊर्जा की खपत की वाणिज्यिक इकाई क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं, कभी भी आपका बिजली का बिल जब आता है, बिजली का बिल कटता है, तो उस पे kWh लिखा रहता है। ठीक है, kWh मतलब किलोवाट पर आवर। ठीक है, किलोवाट घंटा जिसे हम बोलते हैं, ये विद्युत ऊर्जा जितनी हमारी यूनिट्स खत्म होती हैं ये उसकी वाणिज्यिक इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 किलोवाट घंटा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो वस्तु का भार है ये द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोकार्डियोग्राफ में का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इकोकार्डियोग्राफ जो होता है, जो हाई रेंज की अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, इनका उपयोग किया जाता है इकोकार्डियोग्राफ बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करता है? देखिए वस्तु की सतह के लंबवत एक बल होता है थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट जिसे प्रणोदन कहा जाता है, ये वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रणोदन या थ्रस्ट जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रणोदन एक द्रव की किसी सतह पर लगाया गया बल होता है जो सतह की लंबवत दिशा में होता है और आमतौर पर किसी द्रव या गैस द्वारा लगाए गए बल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग, महत्वपूर्ण उपयोग, जहाँ इसका उपयोग हवाई जहाज और रॉकेट जैसे वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसकी इकाई क्या होती है? चूंकि एक प्रकार का बल है तो इसे न्यूटन में नापा जाता है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत सामग्री की सुचालक है? कौन सी सामग्री विद्युत की सुचालक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए रबर जो है ये सुचालक नहीं होती है, कुचालक होती है। लकड़ी भी कुचालक होती है और लकड़ी और प्लास्टिक दोनों कुचालक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी बिजली का कोई काम किया जाता है तो रबर, प्लास्टिक या लकड़ी के पाटे पे खड़े होते हैं या फिर रबर की चप्पल पहन लेते हैं। तांबा और एल्युमिनियम ये दोनों ही विद्युत कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन को पहचानना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे आधुनिक निर्माण में क्यूबिट का अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो क्यूबिट का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद यार्ड किलोमीटर से अधिक लंबा होता है, यार्ड लंबा नहीं होता है, यार्ड को हिंदी में गज कहते हैं। ठीक है, गज, तो गज जो है किलोमीटर से छोटा होता है। प्राचीन लोग बड़े निर्माणों में मानक इकाई के रूप में अंगूठे की चौड़ाई का उपयोग करते थे। ये भी सही नहीं है, अंगूठे की चौड़ाई का उपयोग छोटे चीज़ों को नापने के लिए कर सकते हैं, बड़े जगह नहीं कर सकते हैं। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में विभाजित किया जा सकता है, केवल यही वाला कथन सही है। 1 मीटर में यदि सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे थर्मामीटर के 3 प्रकार दे रखे हैं, क्लिनिकल, प्रयोगशाला और डिजिटल थर्मामीटर। तो देखिए डिजिटल थर्मामीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, जो कि हमारे घरों में भी उपलब्ध होता है। तो उच्च परिशुद्धता के साथ शरीर का तापमान मापता है, इसे C को 1 से मैच कर देंगे। उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, इसमें क्या होता है, विभिन्न वातावरणों के लिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ऊपर कर देते हैं, बहुमुखी सीमा प्रदान करता है जिसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैच कर दीजिए A को 3 से। ठीक है, उसके बाद प्रयोगशाला थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए यूज़ किया जाता है, 2 से मैच कर दीजिए B को। तो इस प्रकार से ये हमारी मैचिंग कंप्लीट होती है। और आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग अपनी जो स्टडीज़ हैं वो समय से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो मोटिवेशन तो ऑलवेज आप लोगों के अंदर भरा हुआ है कूट कूट के, बस करना क्या है, उसे हमें नीचे नहीं होने देना है। तो मोटिवेटेड रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम पास है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।